नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। मोशंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी के साथ में ही अपनी धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर घूमने को रोटेशन कहते हैं या पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। तो रोटेशन को ही घूर्णन गति कहा जाता है या परिभ्रमण गति कहा जाता है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री एंड हाफ झुकी हुई है, यानी मेन 90 डिग्री का एंगल ना बना करके, और पृथ्वी 23 डिग्री एंड हाफ अपने मेन अक्ष से टिल्ट है, ठीक है, झुकी हुई है। इसी के कारण से अर्थात दिन या रात की अवधि में अंतर 23 डिग्री एंड हाफ झुकी होने के कारण से आता है। तो मेन जो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए वो ना बन करके एंगल बनता है 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री एंड हाफ, अर्थात पृथ्वी 66 डिग्री एंड हाफ का एंगल बनता है, और इसी के कारण से दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। अर्थात दिन बड़े रातें छोटी, या फिर रातें बड़ी दिन छोटे, तो वो इसी वजह से होते हैं। अब आते हैं रिवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है, उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी जब इस प्रकार से घूमती है तो एक कक्षा का निर्माण होता है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। तो वो ऑर्बिट किस प्रकार की शेप की है? एक अंडाकार शेप में घूमती है। तो पृथ्वी की कक्षा किस प्रकार की है? एक अंडाकार कक्षा है। इस प्रकार से जब पृथ्वी घूमती है तो कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो कभी सूर्य से दूर जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के लगभग निकटतम होती है तब मैक्सिमम सन की रेस प्राप्त करती है, और उस समय सर्वाधिक पृथ्वी गर्म होती है, उपसौर की स्थिति कहलाती है। ठीक है, आप देखते हैं कि जो अंडाकार शेप है, इसी के कारण से पृथ्वी कभी करीब आती है तो कभी दूर रहती है। इसी प्रकार से जब पृथ्वी चल रही होती है तब कुछ भाग सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर रहा होता है, और उसी के ठीक विपरीत दूसरी तरफ वाला भाग होता है वो अंधेरे में होता है, तो वहां रातें बनती हैं। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। इसी प्रकार से जब पृथ्वी आगे चलती जाती है या रोटेशन करती हुई जाती है, रिवोल्यूशन करती हुई जाती है, तब पृथ्वी के ऊपर ऋतुएं प्राप्त होती है। हमें अलग अलग ऋतुएं प्राप्त होती हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो इसके द्वारा केवल 2 ही सीजन बनते, या तो गर्मी या फिर सर्द वाला। इसके अलावा जो सीजन और बनते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते। पृथ्वी की गतियां या मोशंस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी लगातार गति में है, यानी अपने अक्ष पर घूम रही है, और इसी के साथ में सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की 2 गतियां बनती हैं, घूर्णन और परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन के केंद्र या बिंदु के चारों ओर वस्तु की गोलाकार स्थिति है, यानी पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है, एक काल्पनिक रेखा के चारों तरफ घूमती है, तो इसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। तो देखिए, जब अर्थ है और अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला भाग, उस काल्पनिक रेखा सेंटर वाले भाग जिसकी 90 डिग्री एंगल बिल्कुल सीध वाला होता है, उसी के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूमती है तो उसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। उस अक्ष के सहारे घूमती है तो घूर्णन गति होती है, और इसी के द्वारा दिन और रात बनते हैं, क्योंकि एक समय में पृथ्वी का एक भाग सूर्य को प्राप्त हो रहा होता है, यानी सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर रहा होता है। एक दिन के लिए 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है। तो एक दिन के लिए यानी पृथ्वी की घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय
लेती है अपने एक चक्र को पूरा करने में, और एक औसतन सौर दिन के लिए ठीक 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है और वामाव्रत घूमती है, यानी घड़ी की सुई के विपरीत आकार में घूमती है। तो अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण से पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर गति 1674.4 किलोमीटर होती है, जो कि पर घंटा, या फिर 1040.4 मील प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह परिक्रमण गति क्या होती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। यह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत दिशा में घूम रही है और पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी को एक सूर्य के चारों ओर पूर्ण चक्र लगाने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक है, पूरा 1 वर्ष लगता है, जिसमें लगभग 365 दिन लगते हैं। 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकेंड में 595 मिलियन मील की दूरी तय करती है। यानी पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, अंडाकार कक्षा, उसको पूरा घूम लेने में पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, तो एक दिन की लगभग अवधि क्या होती है? वो 24 घंटे होती है, लेकिन एग्जैक्ट होती है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगते हैं, अर्थात 24 घंटे का समय लेते हैं। इसी के साथ पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाने में 365 दिन लग जाते हैं, 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकेंड लग जाते हैं। अब लीप वर्ष क्या होता है? तो अभी मैंने पीछे बताया आपको कि 365 दिन लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं और 9 मिनट 9.5 सेकेंड का समय लगता है। अब इस हिसाब से आप देख लीजिए कि 4 साल के दौरान, यानी 4 वर्ष में जो ये एक्स्ट्रा समय लगा है, 6 घंटे 9 मिनट 9.5 सेकेंड को 4 वर्ष तक लगातार बढ़ने के कारण से एक लीप वर्ष, यानी जिसमें फरवरी माह में एक्स्ट्रा दिन हमें देखने को मिलता है, तो वो पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमण गति के बढ़ने के कारण से, जो कि 365.25 दिन लगते हैं, लगभग 4 साल तक फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसमें 6 घंटे एक्स्ट्रा ऐड होते हैं और इसी हिसाब से 4 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा बन जाता है, तो इसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो लीप वर्ष समझ में आया? पृथ्वी अगर सामान्य परिक्रमा कर रही है तब तो 365 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है, लेकिन इसमें 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। इसी हिसाब से ये एक्स्ट्रा लगे हुए टाइम को जब हम काउंट करते हैं तो 6 घंटे को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लगभग 25 घंटे, और इसी हिसाब से 4 साल में एक फरवरी माह का एक्स्ट्रा दिन हम लगाते हैं, वो ही लीप वर्ष कहलाता है। तभी कहा जाता है कि प्रत्येक 4 वर्ष के दौरान या 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है। अब आते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ में और पृथ्वी की ऋतुओं के बारे में। सूर्य से अपना प्रकाश कहा जाता है अर्थ के ऊपर। अगर वो सीधा हमें प्राप्त हो रहा है तो उस समय हम दिन की या दिन को प्राप्त कर रहे हैं, प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं, उस समय हमारे यहाँ दिन होता है। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर एक ऐसा समय होता है, इसे विषु के नाम से जाना जाता है। विषु
और विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स। और इस समय क्या होता है, विषुव की स्थिति उत्पन्न होने पे या इक्विनॉक्स में क्या होता है, प्रत्येक अक्षांश पर अर्थ के ऊपर दिन और रात की अवधि समान होती है। प्रत्येक अक्षांश पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक वाला रीजन यानी ध्रुवों को भी इंक्लूड करके कंप्लीट 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है। ठीक है, अब इस समय 21 मार्च और 23 सितंबर, जब 21 मार्च होता है तो इसे हम बसंत विषुव कहते हैं, और जब 23 सितंबर होता है तो उसे हम सर्द विषुव कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब आते हैं सर्द विषुव पे। तो ये इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति कब बनती है, जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा होता है या उत्तर से दक्षिण की ओर दक्षिणायन जब सूर्य होता है या दक्षिणी गोलार्ध में जब प्रवेश कर रहा होता है। दक्षिणी गोलार्ध अब हम ज्यादा प्रकाश को प्राप्त करने वाला है, जहां सूर्य की किरणें अब बिल्कुल सीधी होने वाली है, मकर रेखा की ओर सूर्य का विचरण हो रहा होता है। तब 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर जब सूर्य ऊर्ध्वस्त चमकता है उसे कहा जाता है सर्द विषुव। ठीक है, क्योंकि इस समय सूर्य मकर रेखा की ओर जा रहा होता है। अब दो और आती हैं आपके पास में सीजन, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ऊर्ध्वस्त चमकता है, यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी बिल्कुल सीधी किरणें जाती हैं कहां, 23 डिग्री एंड हाफ पर। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन होते हैं और रातें छोटी होती है, क्योंकि यहां पर एक्सिस का झुकाव इस प्रकार से होता है और उत्तरी गोलार्ध अधिक ताप को प्राप्त करता है या अधिक सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर ऊर्ध्वस्त चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध सर्दी को प्राप्त कर रहा होता है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है, ठीक विपरीत वाला यानी दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। अब आते हैं 22 दिसंबर की, तो विंटर कहां होती है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध गर्मी को प्राप्त करता है। सूर्य 23 डिग्री एंड हाफ साउथ यानी मकर रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंबवस्त किरणें यहां पर पड़ती हैं, इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसी के साथ में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सर्वाधिक सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है और यहां पर कब से 23 सितंबर से लेकर के 6 महीने के दिन और 6 महीने के दिन होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। क्या समझे आप, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है या उत्तरायण होता है तब कर्क रेखा पर सर्वाधिक बड़ा दिन होता है या फिर इक्वल होता है। इसी से जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दिन की अवधि बड़ी होती चली जाती है और रात की अवधि छोटी होती चली जाती है। जब सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में जा रहा होता है, ठीक है, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव सर्वाधिक सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और इसी स्थिति में वहां 6 महीने के दिन होते हैं।
जब विपरीत दशाएं बनती हैं कैसे, जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य ऊर्ध्वस्त होता है तब दक्षिणी गोलार्ध तो सर्वाधिक सूर्य तप को प्राप्त करता है, वहां 6 महीने के दिन होते हैं। इसी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रातें होती हैं। तो समझ गए होंगे आप ये चीज कि शरद विषु कैसे बनता है और बसंत विषु कैसे बनता है, कर्क संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या होती है। तो ये शरद यानी कर्क संक्रांति कहलाती है और ये मकर संक्रांति कहलाती है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहलाती है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है। अब आते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा गोलाकार न होकर के अंडाकार है। ओके, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसके कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है। ठीक है, अंडाकार शेप होने के कारण से जैसे सन इनके बीच में, सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्र लगा रही है, परिक्रमण कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की जो पृथ्वी की पोजीशन है वो चेंज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की कक्षा है वो अंडाकार जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है, तो सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है। जब दूरी न्यूनतम होती है यानी अगर बीच में सन की स्थिति है और अर्थ अब यहां मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में जब पृथ्वी सूर्य के मैक्सिमम नजदीक है ना, बिल्कुल नजदीक है, तो इस समय उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर या पेरीहेलियन। उपसौर निकटतम दूरी है और ये कंडीशन बनती है 3 जनवरी के आसपास। तो 3 जनवरी के आसपास संपूर्ण पृथ्वी सबसे अधिक ताप को प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के बिल्कुल नजदीक होती है। ठीक है, जबकि दूरी अधिकतम होती है तो इसे अपहेलियन कहते हैं। जब अर्थ यहां रोटेट कर रही है या और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण भी कर रही है, रिवोल्यूशन भी कर रही है, तो यह सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है और कहा जाता है अपसौर या अपहेलियन। और यह स्थिति बनती है 4 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो पृथ्वी की स्थिति बदल जाती है जब वह अपनी अंडाकार कक्षा में रिवॉल्यूशन कर रही होती है, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगा रही होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर अक्षांश जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है वह अब साथ में बदलती भी रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो उसकी स्थिति, कंप्लीट स्थिति बदल जाती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। इसी के कारण से उसके अक्षांशों में भी अंतर आता है, उसके अक्षांश हैं वो भी घूम जाते हैं। तो जो अक्षांश सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त कर रहा होता है उसकी भी स्थिति बदलती चली जाती है। इसी के कारण से वो अपनी सनलाइट को अलग अलग मात्रा में प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और विषु की 2 स्थितियां 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो बसंत विषु और शरद विषु। बसंत विषु कब होता है? जब 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जा रहा होता है, या उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश अधिक तापमान को प्राप्त करते हैं, तब बसंत विषु कहलाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होता है? सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पर होती हैं? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की ऊर्ध्वस्थ स्थिति है तो दोनों गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो जिसमें जितने भी अक्षांश है
उत्तरी गोलार्ध के और दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी अक्षांश हैं वो सारे बिल्कुल बराबर ताप को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति अब मिड में है, कहा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। क्लियर है। और रात की अवधि में फिर भी अंतर आता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23 डिग्री एंड हाफ, इसी के कारण से दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। अब आते हैं, दो संक्रांति महत्वपूर्ण है, जो कि करक संक्रांति और मकर संक्रांति। तो दूसरी और संक्रांति उस दिन को संदर्भित करती है जिसमें या तो सबसे लंबा दिन होता है या सबसे छोटा दिन होता है। एक वर्ष में 2 संक्रांतियां आती हैं। 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति, 22 दिसंबर को सूर्य मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं इसे। और मकर संक्रांति जब होती है, यानी 22 दिसंबर को जब होती है, तो शीतकालीन संक्रांति कहलाती है। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, यानी दक्षिणायन होता है। इस समय यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी समय बिल्कुल विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन होते हैं। 21 जून की बात करें, इसे ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति कह सकते हैं। अब कर्क संक्रांति जब होती है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा सबसे अधिक ताप को प्राप्त करती है। 21 जून को, यानी कर्क रेखा पर सूर्य ऊर्ध्वस्थ चमकता है। इस समय कर्क रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें बनेंगी, और इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन बनेंगे। ठीक है। जब जून को, यानी ग्रीष्म संक्रांति कब से, 21 मार्च से लेकर के और 21 जून तक कंप्लीट, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी ध्रुव सबसे ज्यादा ताप को प्राप्त करता है और कंप्लीट वहां पर दिन ही बनते हैं। अब चलते हैं आगे। इसी प्रकार समझाया गया है कि जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा जब डिस्टेंस होता है सूर्य की, और सूर्य के चारों तरफ वाली कक्षा होती है अर्थ की, वो अंडाकार है, और अंडाकार कक्षा के ऊपर जब पृथ्वी घूमते हुए चलती है, अपनी स्थिति पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, और इसी के साथ में सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। इसी के कारण से पृथ्वी की 4 प्रकार की गतियां बनती हैं, जो आपको बताया। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और 2 विषुव बनते हैं। फिर अर्थ घूम रही होती है सन के चारों ओर, तब सन की स्थिति जब बीच में होती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच कम दूरी होती है, उस समय पर उपसौर बनता है या पेरीहेलियन बनता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है तब अपहेलियन बनता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब पृथ्वी 3 जनवरी को, यहाँ पे देखा हमने 3 जनवरी के आसपास में सबसे अधिक ताप को प्राप्त करती है, लेकिन हमारे पास में तो उस समय अधिक ताप प्राप्त नहीं होता है। वो हमें प्राप्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है या दक्षिणायन होता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने के कारण से पृथ्वी झुकी हुई होती है और एक भाग ताप को प्राप्त कर रहा होता है, उसी समय दूसरा वाला प्रकाश छाया क्षेत्र होता है। 3 जनवरी के समय सूर्य दक्षिणायन होता है तो सर्वाधिक ताप की प्राप्ति दक्षिणी गोलार्ध कर रहा होता है। इसी के कारण से दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है 3 जनवरी को। स्प्रिंग सीजन 21 मार्च को बनता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स या फिर विषुव की स्थिति बनती है। 21 जून को कर्क संक्रांति बनती है और 21 जून को कर्क संक्रांति है और 22 को
22 दिसंबर को मकर संक्रांति। चलिए अब आगे देखते हैं विषुव क्या होता है। विषुव की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। सबसे पहली बात, 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। वर्ष का वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखा तल के सबसे निकट होता है। पहले समझा चुकी हूं आपको कि भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में सूर्य होता है या भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस समय उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। देखो, दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन नियरेस्ट टू इक्वेटोरियल प्लेन गिविंग इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब विषुव बसंत और पतझड़ की शुरुआत में होता है, ठीक है। साल में 2 बार ऐसा होता है, तब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन नजर आता है, ठीक है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तब, और एक बार दक्षिणायन होने के लिए वापस से आता है तब। क्या समझे? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है या सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है या अर्थ की स्थिति बदलती है, तब इस समय में क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है एक बार तब, और एक बार उत्तरायण से वापस दक्षिणायन होता है तब। 2 बार ऐसी स्थिति बनती है। अब आते हैं अयनात क्या होते हैं। वर्ष का वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखीय तल से सबसे दूर होता है। तो सबसे दूर कहां तक जाता है? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। तो भूमध्य रेखा से सबसे दूरी सूर्य की कब होती है? या तो 21 जून को होती है और 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि जब 21 जून होता है तब सूर्य कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वस्त कर्क रेखा पर चमकता है, तब भूमध्य रेखा से मैक्सिमम दूरी होती है। या फिर 21 जून के बाद में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलता है तब क्या होता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आता है, ठीक है। फिर वापस 22 दिसंबर को मैक्सिमम सबसे ज्यादा दूर भूमध्य रेखा से चला जाता है, ठीक है। फिर वापस 22 दिसंबर से वापस जब उत्तरायण के लिए सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तब पहले 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पहुंचता है। तो ऐसा 2 बार होता है। संक्रांति गर्मी सर्दी के दौरान होती है। बसंत विषुव जब कहा जाता है 21 मार्च को, जो कि गर्म संक्रांति होती है, और सर्दी के दौरान यानी 22-23 सितंबर को सर्द संक्रांति होती है। ऐसा साल में 2 बार होता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति और 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बात अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? सबसे पहली बात यह है, अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका यूज हम किस लिए करते हैं? तो पृथ्वी के स्थानों के निर्धारण के लिए, कि पृथ्वी पर कोई स्थान कहां पर अवस्थित है, उसकी स्थिति डिसाइड करने के लिए, उसकी लोकेशन जानने के लिए हम 2 काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेते हैं, अक्षांश रेखा का और देशांतर रेखा का, जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। अब लैटिट्यूड कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूड का मीन्स लंबी रेखा है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लॉन्गिट्यूड कह देंगे, सिंपली। सही है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली को लॉन्गिट्यूड कह देंगे। और लैटिट्यूड जो कि लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटी, ठीक है,
तो लैटिट्यूड लेटी हुई रेखाएं यानी क्षैतिज, ठीक है, उसे हम अक्षांश लाइनें कह देंगे। अब देखते हैं पृथ्वी को कुछ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से स्थान का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समांतर खिंची हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? सिंपली जब अगर हम इसे काउंट करते हैं तो 0 डिग्री, एक रेखा 0 डिग्री इक्वेटोरियल जो कि 0 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री यानी 90 लाइनें ऊपर की तरफ है उत्तरी ध्रुव तक, ठीक है। इसी के साथ में 90 लाइनें दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। इस प्रकार से हो गई 180 और 180 में एक हम प्लस कर देते हैं भूमध्य रेखा वाली जो कि 0 डिग्री है। तो इस प्रकार से तो हमारी रेखाएं होगी 181। लेकिन अब सुनो, आप पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोइड शेप है, लधवक्ष गोलाभ है। तो इस प्रकार से ध्रुवों के ऊपर से पृथ्वी चपटी है या दबी हुई है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ वाला अक्षांश अक्षांश है लेकिन वो लाइन नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के ऊपर चपटी है, तो 2 लाइनें यहां काउंट नहीं हुई, ठीक है। 90 डिग्री वाली नहीं काउंट होगी और 90 डिग्री साउथ वाली भी काउंट नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक 0 डिग्री लाइन प्लस में 89 डिग्री नॉर्थ वाले और 89 डिग्री साउथ वाले। तो इस प्रकार से कितनी अक्षांश रेखाएं हुई? अब 179। रीजन पता चल गए हैं आपको कि अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो अक्षांश रेखाएं 179 है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो कि 23 डिग्री एंड हाफ है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। फिर 23 डिग्री एंड हाफ मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी जो कि अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है, और 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो कि आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं देशांतर, ठीक है, या लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती हैं? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वर्टिकल लाइंस होती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, जिसमें प्राइम मेराडियन रेखा है जो कि 0 डिग्री है, इसी के विपरीत 180 डिग्री है। तो इस प्रकार से 180 वाली और 180 वाली और 0 डिग्री वाली, 180 और 0 डिग्री वाली, तो ये दोनों लाइनें एक ही है, क्लियर है। इसके अलावा टोटल देशांतर रेखाएं 360, ठीक है, 180 इस साइड में और 180 इस साइड में। तो इस प्रकार से 360 डिग्री देशांतर लाइन है, लॉन्गिट्यूड है। और प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको प्राइम मेराडियन 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं एक विशेष बात कि इन अक्षांशों के बीच की दूरी या देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है। तो अक्षांश के बीच की दूरी, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश की दूरी में कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज रहती है, बिल्कुल सीधी
1 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक अक्षांश के बीच में किलोमीटर की बात करें तो 111.1 किलोमीटर की दूरी रहती है। और अगर डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री के डिस्टेंस पे सभी अक्षांश लाइनें खींची जाती हैं, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। तो इसी प्रकार से 90 डिग्री नॉर्थ तक रेखाएं खींची गई हैं। जो 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर लाइन नहीं खींची है वो सिर्फ अक्षांश रेखा में इंक्लूड होएगा और अक्षांश रेखा में इंक्लूड नहीं होएगा। तो ठीक है, एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर अक्षांश लाइनें खींची गई हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 179 काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि अक्षांश रेखाएं हैं। अब देशांतर की बात करें तो भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब देशांतर लाइन की चौड़ाई अधिक होती है। कितनी होती है? 111.1 किलोमीटर। ठीक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है और ये सभी देशांतर लाइन ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी रहती है 111.1 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, अक्षांश लाइनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अक्षांश का समानांतर भूमध्य रेखा, यानी अक्षांश लाइनें कहाँ है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा के समानांतर खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। यदि अक्षांश को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो प्रत्येक गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी जिनका कुल योग 179 होगा। ठीक है, दो समांतर अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस पाया जाता है, यानी 1 डिग्री या फिर 111 किलोमीटर के बीच जो कि कटिबंध होते हैं, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है उसे कटिबंध कहा जाता है या फिर जोन कहा जाता है। तो एक जोन कितना होता है? 111 किलोमीटर का होता है या 1 डिग्री के डिस्टेंस पे होता है। अब आते हैं सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर। क्लियर है? तो भूमध्य रेखा के पैरेलल खींचे होते हैं लैटिट्यूड और 111 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में पाया जाता है। 1 डिग्री के डिस्टेंस पे खींचे जाते हैं। 89 लैटिट्यूड्स हैं और 179 टोटल लाइंस है। अब आते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो मेजर जो लैटिट्यूड्स हैं यानी अक्षांश लाइनें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली मुख्य जो कि दोनों ध्रुवों या दो गोलार्ध में, पृथ्वी को दो गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली मेजर अक्षांश लाइन जो कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है वो महत्वपूर्ण है, जिसका 0 डिग्री अक्षांश है। फिर मेजर सीधा सीधा 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ मेजर अक्षांश है। ये 3 अक्षांश हो गए। इसके अलावा 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या कर्क अक्षांश, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री एंड हाफ साउथ लैटिट्यूड। तो इसमें क्या है? मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जानते हैं। फिर एक और मेजर अक्षांश है जिसे हम आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, जो आर्कटिक महासागर के पैरेलल खिंचा हुआ है। अब बात करते हैं अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 या 66.5 डिग्री साउथ
जो कि अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ये मेजर मेजर अक्षांश है, जो नॉर्थ पोल 90 डिग्री, आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में है। अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ है। साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे अवस्थित है। देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर लाइन कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लंबी रेखाएं कहते हैं। तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, ठीक है, पूर्व या पश्चिम मानक मध्याह्न रेखा की पश्चिम में किसी बिंदु की कोणीय दूरी है। यह निर्धारित करता है कि कोई विशिष्ट स्थान संदर्भ रेखा से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यह कोणीय दूरी का मापन करता है। विशिष्ट स्थान संदर्भ रेखा से कितनी दूर है। देशांतर की मध्याह्न रेखा संदर्भ रेखाएं हैं जो कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये अर्धवृत्त आकार की होती है, ठीक है। अर्धवृत्त आकार में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है, ठीक है। 0 डिग्री जिसको प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं, उसे हम ग्रीनविच या फिर ग्रीनविच रेखा के नाम से या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। और ये रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं। तो ध्रुवों के जैसे ध्रुवों के पास आते हैं तो इनके बीच की दूरी तेजी से घटती है और ध्रुवों पर जाकर के शून्य हो जाती है। सभी मध्याह्न रेखाएं समान लंबाई की होती हैं और ग्रीनविच मध्याह्न रेखा का उपयोग मध्याह्न रेखा की गणना के लिए किया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा का मान 0 डिग्री देशांतर होता है और यह पृथ्वी की 2 बराबर भागों में पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग में डिवाइड करता है। जैसे अक्षांश रेखाएं नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करती हैं, तो इसी प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब आते हैं अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है। तो अर्थ की दृष्टि से देखें तो अक्षांश से तात्पर्य है भौगोलिक निर्देशांक से, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा से कोई स्थान कितना दूर है, ठीक है। तो बिंदु की दूरी निर्धारित करता है, कोई भी पॉइंट है वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से कितना दूर है। अब आते हैं देशांतर रेखा की। तो देशांतर का निर्देशांक भौगोलिक निर्देशांक इंडिकेट करता है कि एक बिंदु की दूरी प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व पश्चिम के रेफरेंस में कितनी है, ठीक है। अब आते हैं दिशा में। तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती हैं। फैलाव 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है और यहाँ इसका 0 से 180 डिग्री तक होता है। संदर्भ की रेखाएं तो समांतर रूप में जाना जाता है, यानी 0 डिग्री के पैरेलल खींचा जाता है। मध्याह्न रेखा के रूप में, यानी गोलार्ध को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को बीच में से, यानी इनको मध्याह्न रेखा के बीच में मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है और अक्षांश वाली समांतर रेखा के बीच में जाना जाता है। पंक्तियों की संख्या यानी लाइनें कितनी है, तो 180 पंक्तियों की संख्या या अक्षांश की संख्या की बात करें तो 180, लेकिन एक्चुअल में 179 लाइनें हैं। और देशांतर की बात करें तो 360 अक्षांश 360 देशांतर पाए जाते हैं। लाइनों की लंबाई अक्षांश लाइनों की लंबाई समान रहती है और देशांतर बदलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर जाकर के ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर है।
अब आते हैं समांतर, तो रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, अर्धवृत्त में होती हैं, ऐसे होती हैं। वर्गीकृत किया तो कैसे, उष्मा क्षेत्र से, उष्मा क्षेत्र यानी तापमान को दर्शाने के लिए अक्षांश रेखाएं या कटिबंध या जोन आवश्यक होते हैं, और समय को रिप्रेजेंट करने के लिए देशांतर रेखाएं जरूरी होती है। भारत का अक्षांश और देशांतर। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है क्योंकि ये 0 डिग्री, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, और भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है क्योंकि यह 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन रेखा के बिल्कुल पूर्व में स्थित है और उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत एक विशाल देश है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मेन लैंड जो कि 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड इसकी कन्याकुमारी, ठीक है, मेन लैंड इसकी मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, ठीक है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर में भारत 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु या भारत की पश्चिमी सीमा जो कि देशांतर से निर्धारित होगी, तो 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ, जो कि गौर माता से लेकर के और किबूचू तक, किबूचू अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत सरकार ने मानक समय के लिए 82.5 डिग्री पूर्व की मध्याह्न रेखा को स्वीकार किया है। तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली मेजर अक्षांश लाइन जो कि 23 डिग्री एंड हाफ है, 23 डिग्री एंड हाफ उत्तरी गोलार्ध, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहला राज्य भारत का गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पास होती है। मेजर देशांतर रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा भारत से गुजरती है इस प्रकार से। साढ़े 82 डिग्री जो कि भारत के इलाहाबाद, नैनी स्थान से होकर के गुजरने के कारण से इसे इलाहाबाद नैनी
रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रवेश करती है। भारत की पूर्व की मध्याह्न रेखा जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा से 5 घंटे 3 मिनट आगे है। तो इस प्रकार से थे अक्षांश और देशांतर के बारे में, पृथ्वी की कुछ महत्वपूर्ण गतियों के बारे में आपने क्लास को देखा। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.